हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अजय बायो क्लासेस। स्टूडेंट्स, अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं और आपको बायोलॉजी का पेपर देना है तो प्यारे स्टूडेंट्स, आज का वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट, काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, जो आपको 2026 बोर्ड एग्जाम में 70 में 70 यानी कि 70 इन 70 मार्क्स यानी कि 70 में 70 मार्क्स दिलाएगा। आसानी से आप जो है 70 में 70 मार्क्स, 70 में 70 अंक ला सकते हैं। तो प्यारे स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम आपको किसी एक दो चैप्टर से नहीं बल्कि आपके बायोलॉजी के सारे चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है यानी कि बहुविकल्पी प्रश्न है, सारे बहुविकल्पी प्रश्नों को जो है सॉल्व कराने वाले हैं, जो लगातार बोर्ड एग्जाम में कई वर्षों से पूछे गए हैं। और इसके साथ साथ इसमें आपको काफी जो है अति लघु उत्तरीय प्रश्न यानी कि जो एक नंबर में पूछे जाते हैं, एक अंक के भी प्रश्न होते हैं, उसको भी हम आप जो है देखेंगे, सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पहला, उसका आंसर देखेंगे, क्वेश्चन को देखेंगे तो आपका जो पहला प्रश्न है प्यारे स्टूडेंट्स, वह मुख्य रूप से निम्न में से कौन सा देश सर्वाधिक जैव विविधता रखता है। भाई सीधी सी बात है, कौन सा देश सर्वाधिक जैव विविधता रखता है। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका, रूस तथा भारत। तो इसका जो सही आंसर होगा मुख्य रूप से वह होता है ब्राजील, यानी कि ब्राजील इसका जो है सही आंसर है। ब्राजील ही वह देश है जो जैव विविधता यानी कि सर्वाधिक जैव विविधता रखता है, सर्वाधिक जैव विविधता वाला देश होता है। ठीक, चलिए आगे देखेंगे। अगला जो आपका प्रश्न होगा वह आपका है, एशियाई शेरों के लिए एकमात्र प्राकृतिक वास गिर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। देखेंगे तो इसका जो सही आंसर होने वाला है, क्या मिला भैया? चलिए ठीक है, ठीक, क्या मिलता है कि एशियाई शेरों के लिए एकमात्र प्राकृतिक वास गिर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो वह स्थान आपका है गुजरात। गुजरात ही वह देश है, वह स्थान है जहां पर जो है एशियाई शेरों के लिए प्राकृतिक वास गिर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। क्लियर हो गया? चलिए भैया अगला देखते हैं। अगला प्रश्न आपका जो होगा देखेंगे तो मुख्य रूप से तीसरा जो प्रश्न है देखेंगे, बिल्कुल हम आपके लिए कुल 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न लाए हैं, 40 जिसमें आपको बहुविकल्पी प्रश्नों के साथ अति लघु उत्तरीय भी प्रश्न मिल रहे हैं। ठीक, यही प्रश्न जो है अति लघु उत्तरीय प्रश्न के रूप में भी आपके बोर्ड एग्जाम क्लास 12th बायोलॉजी में पूछे भी जाते हैं। ठीक, तो चलिए भैया देखते हैं कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान सिंपल है, सरल है, हमारे उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। क्या भैया? उत्तर प्रदेश। आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, उत्तर प्रदेश, असम, झारखंड, राजस्थान। तो इसका सही आंसर उत्तर प्रदेश होता है, यानी कि हमारे उत्तर प्रदेश में ये दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला जो आपका क्वेश्चन होगा चौथा, क्या है भैया? प्राकृतिक वास स्थान में जीवों का संरक्षण कहलाता है। भाई प्राकृतिक वास स्थान में जीवों का जो संरक्षण होगा, चलिए ठीक है, प्राकृतिक वास स्थान में जीवों का जो संरक्षण होता है भाई वह सदैव देखेंगे, जीवधारी जब अपने ही जो है प्राकृतिक वास स्थान में रहता है तो उसको बोलते हैं स्वस्थानीय संरक्षण, यानी कि इसका सही आंसर होगा स्वस्थानीय संरक्षण। कोई भी जीवधारी जब अपने ही प्राकृतिक वास स्थान पर रहता है, उसको वहां पर सुरक्षा मिलती है, तो वह स्वस्थानीय संरक्षण होता है। लेकिन क्या होता है कि जब जीवधारी अपने स्थान को जब जो है चेंज कर देता है, जब जीवधारी क्या करता है, जब जीवधारी अपने स्थान को बदलता है, अपने स्थान को
बदल देता है या बदलता है, तब वहां क्या होता है, बहिर्स्थाने हो जाता है। इस तरह से बहिर्स्थाने संरक्षण होता है ये चीज। तो यहां पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उत्स्थाने संरक्षण, स्वस्थाने संरक्षण, दोनों का और खा, इनमें से कोई नहीं। तो भाई सीधी सी बात है, प्राकृतिक वास स्थान में जीवों का जो संरक्षण होता है वह स्वस्थाने संरक्षण होता है। इसका सही आंसर स्वस्थाने संरक्षण है। चलिए भैया अगला प्रश्न देखेंगे जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। भारत का प्रथम, भाई आपका ये 5वां क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हर वर्ष बोर्ड एग्जाम क्लास 12th में पूछा जाता है। तो क्या होगा भैया, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जो होता है, इसमें 4 ऑप्शन है, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और जो है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान दिए गए हैं। तो इसमें जो सही उत्तर इसका होता है वह होता है कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। इसको जो है भैया कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को जो है अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से इसको जिन कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। जिन कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, इसका पूरा नाम होता है जिन कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान इसका पूरा नाम होता है। ठीक, मुख्य रूप से देखेंगे तो यह जो है नैनीताल में स्थित होता है। भाई नैनीताल है उत्तराखंड में, अथवा उत्तराखंड के नैनीताल में देखा जाता है, हेली नेशनल पार्क में। हेली नेशनल पार्क, हेली नेशनल पार्क चलिए भैया हेली नेशनल पार्क में, भाई हेली नेशनल पार्क है जो मुख्य रूप से उत्तराखंड के नैनीताल में है। उत्तराखंड के नैनीताल में है स्थित है। क्लियर हो गया। तो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जो है वह जिन कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान होता है। इसका पूरा नाम जिन कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक, यह जो है उत्तराखंड के नैनीताल में हेली नेशनल पार्क के रूप में है। क्लियर हो गया। तो इसका सही आंसर कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। चलिए भैया अगला आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखेंगे तो छठा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। भाई काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। तो इसमें देखेंगे असम, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब। 5 ऑप्शन भैया, सॉरी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें सही आंसर आपका जो है असम होता है। यानी कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो होता है वो भारत के असम राज्य में स्थित होता है, यानी कि भारत के असम राज्य में है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, काफी महत्वपूर्ण जो है प्रश्न होता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे तो मुख्य रूप से 7वां प्रश्न, द्वितीयक उत्पादक है। भाई द्वितीयक उत्पादक देखेंगे तो सब सिंपल है, सरल है। आपको पहले से पता है कि जो शाकाहारी होते हैं यानी कि शाकभक्षी होते हैं, ठीक ना, जो शाकाहारी यानी कि शाकभक्षी होते हैं ये द्वितीयक उत्पादक होते हैं। चलिए भैया अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या मिला, 8वां प्रश्न, खाद्य श्रृंखला की आधारभूत इकाई है। काफी इंपॉर्टेंट भैया, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होता है। देखेंगे खाद्य श्रृंखला की आधारभूत इकाई, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए, उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता और जो है देखेंगे द्वितीयक उपभोक्ता, इनमें से कोई नहीं। तो सिंपल भाई खाद्य श्रृंखला की जो आधारभूत इकाई होती है वह होता है उत्पादक। क्या होता है, उत्पादक।
चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। 9वां प्रश्न, निम्न में से कौन एक अपरदा, भाई क्या है, अपरदहारी अथवा इसको अपरदाहारी बोलते हैं। अपरद का मतलब होता है मिट्टी को खाने वाला, ठीक। अपरदाहारी का मतलब मिट्टी को खाने वाला, ठीक ना। इसमें केचुआ दिया है, पक्षी, मेढक और हाथी। तो भाई सीधी सी बात है, इसमें मिट्टी को खाने वाला कौन सा जीव है, केचुआ। तो इसका सही उत्तर होगा केचुआ। अपरद का मतलब होता है मिट्टी, अपरदाहारी का मतलब मिट्टी को खाने वाला, तो मिट्टी को खाने वाला केचुआ होता है। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 10वां प्रश्न, पारिस्थितिक तंत्र से संबंधित भारतीय वैज्ञानिक का नाम लिखना भैया। तो पारिस्थितिक तंत्र से संबंधित जो भारतीय वैज्ञानिक है, इसमें 4 ऑप्शन है, बीरबल साहनी, आर मिश्रा, राम उदार, केसी मेहता। तो इसका सही उत्तर है आर मिश्रा। आर मिश्रा, इसका जो पूरा नाम होता है रामदेव मिश्रा। रामदेव मिश्रा इनका पूरा नाम है, ठीक। जिन्हें जो है भारतीय पारिस्थितिक तंत्र से संबंधित भारतीय वैज्ञानिक है, यानी कि भारतीय पारिस्थितिक तंत्र वैज्ञानिक कहा जाता है। चलिए भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआईपी क्वेश्चन है भैया। वीवीआईपी क्वेश्चन होता है, हर वर्ष बोर्ड एग्जाम में बहुविकल्पी प्रश्नों में पूछा जाता है। चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है, 11वां प्रश्न, निम्न में से समष्टि का गुण है। निम्न में से समष्टि का गुण है। तो भाई निम्न में समष्टि का गुण, समष्टि के जन्म दर भी समष्टि का गुण होता है। मृत्यु दर भी समष्टि का गुण होता है। घनत्व भाई क्या है, डेंसिटी, यानी कि घनत्व भी समष्टि का, एक अच्छे समष्टि का गुण होता है। यानी कि इसका सही उत्तर होगा ये सभी, ठीक। चलिए भैया अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 12वां प्रश्न क्या मिला है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है। तो इसमें देखेंगे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आनुवांशिक रूपांतरण ने फसलों को सूखा व ठंड के प्रति अधिक सहिष्णु बनाया है। भाई सीधी सी बात है, आनुवांशिक रूपांतरण से फसलों को सूखा व ठंड के प्रति, भाई सूखे स्थान पर ठंड में भी, ठीक, किसी भी मौसम से आसानी से उगाया जा सकता है। भाई ये भी सही बात है, ठीक ना। दूसरा देखेंगे, आनुवांशिक रूपांतरण ने रासायनिक पीड़क नाशकों पर निर्भरता को कम किया है। भाई ये भी बिल्कुल सही बात है, ठीक ना। देखेंगे अगला, आनुवांशिक रूपांतरण ने खाद्य पदार्थों के पोषणिक स्तर में वृद्धि की है। भाई ये भी सही है, यानी कि तीनों सही है। जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है इन तीनों क्षेत्रों में, यानी कि इसका सही उत्तर है ए सभी। इसका सही उत्तर है ए सभी। भाई 12वें का जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है तो सिंपल है, आनुवांशिक रूपांतरण ने फसलों को सूखा व ठंड के प्रति अधिक सहिष्णु बनाया है। आनुवांशिक रूपांतरण ने रासायनिक पीड़कों पर निर्भरता को भी कम किया है। और आनुवांशिक रूपांतरण ने खाद्य पदार्थों के पोषणिक स्तर में भी वृद्धि की है। तो इसका सही उत्तर होगा ये सभी। भाई सभी होता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, क्या है, आनुवांशिक रूपांतरित पौधा है। भैया आनुवांशिक रूपांतरित जो पौधे होते हैं सब बीटी पौधे होते हैं। बीटी का मतलब होता है बैसिलस थुर्जिनियंसिस। बैसिलस या कहीं कहीं बैसिलस भी लिखा जाता है। बैसिलस थुर्जिनियंसिस यह एक प्रकार की जीवाणु है, थुर्जिनियंसिस। बैसिलस थुर्जिनियंसिस ये क्या है भैया, जीवाणु है, बैक्टीरिया है। तो इन जीवाणु का उपयोग आनुवांशिकी रूपांतरित पौधे तैयार करने में किया जाता है। तो
तो देखेंगे यहां पर बीटी मक्का है, बीटी काटन है, बीटी राइस है, सब में बैक्टीरिया थुर्जिनियंसिस है, यानी कि इसका भी सही उत्तर जो होगा ये सभी है। ठीक, इसका सही आंसर ये सभी है। चलिए भैया अगला प्रश्न देखेंगे, 14वां प्रश्न, कौन सा एंजाइम डीएनए को विशिष्ट जगह पर काटने के लिए जाना जाता है? भाई डीएनए को विशिष्ट जगह पर काटने के लिए, डीएनए को काटने वाली अथवा डीएनए की आणविक कैंची भी कह सकते हैं। तो इसमें देखेंगे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक्सोन्यूक्लिएज, एंडोन्यूक्लिएज, पॉलीमरेज, ये सभी। तो इसका जो सही उत्तर होता है वह है एंडोन्यूक्लिएज। इसको प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज भी कहा जाता है, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज, एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम कहा जाता है। इसी का उपयोग जो है डीएनए को काटने में किया जाता है, इसी को डीएनए की आणविक कैंची कहा जाता है। ठीक, और डीएनए को जोड़ने वाली जो एंजाइम होती है वह होती है लाइगेज एंजाइम। डीएनए खंडों को जोड़ने वाली, डीएनए खंड को जोड़ने वाली एंजाइम लाइगेज होती है, और डीएनए को विशिष्ट जगह पर काटने वाली एंजाइम प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया, बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, आपका जो अगला प्रश्न होगा 15वां प्रश्न, बैक्टीरिया द्वारा किण्वित फूले आटे का उभरा हुआ रूप कौन सी गैस बनने के कारण होता है? क्लियर? तो बैक्टीरिया द्वारा किण्वित फूला जो आटा होता है, भाई आटा को आप सड़ाते हैं, रख देते हैं, तो उसमें बैक्टीरिया क्या करती है, जीवाणु उसको किण्वित कर देती है और जो है आटा फूल जाता है। ठीक, उसमें कौन सी गैस होती है इसमें आपको बताना भैया। तो इसका सही आंसर है CO2, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। इस तरह से होगा ये CO2, क्या लिख रहे हैं, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इस तरह से। ठीक, चलिए भैया अगला प्रश्न देखेंगे, हो गया? चलिए भैया बहुत अच्छे, आगे देखेंगे 16वां प्रश्न, पेनिसिलिन है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? देखेंगे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, वीजमान, स्मिथ, फ्लेमिंग, आर्बर। तो इसका सही उत्तर है भैया फ्लेमिंग ने, इसका सही उत्तर है फ्लेमिंग है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर लिखा जाता है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है पेनिसिलिन की खोज की। क्लियर? चले भैया अगला प्रश्न देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, 17वां प्रश्न देखेंगे, गोबर से गोबर गैस उत्पादन के बाद बचे अपशिष्ट का क्या किया जाता है? भाई गोबर का उपयोग जानवर के जो रेक्ट होता है, गाय भैंस का जो रेक्ट होता है, इसका उपयोग जो है क्या करते हैं, गोबर गैस बनाने में करते हैं, और इसके बाद जो अपशिष्ट बचता है उसका क्या उपयोग किया जाता है? तो देखेंगे इसमें इसका जो सही उत्तर है भैया खाद की तरह प्रयोग किया जाता है। अपशिष्ट गोबर का उपयोग खाद के रूप में किया जाता है, इसका सही उत्तर होता है खाद की तरह प्रयोग होता है। चलिए भैया अगला प्रश्न देखेंगे, आपका बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है डेंगू, जिसे आप हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। तो हड्डी तोड़ बुखार का वाहक कौन है? तो देखेंगे इसमें दिया है क्यूलेक्स, एडीज, एनाफिलीज, और इनमें से कोई नहीं भैया। तो देखेंगे तो इसका सही जो उत्तर है वह है एडीज। क्लियर? यानी कि डेंगू रोग को उत्पन्न करने वाला जो मच्छर होता है
वो एडीज होता है भैया। और क्यूलेक्स मच्छर जो होते हैं ये जो है मानव में हाथी पांव, जिसे आप फील पांव भी कहते हैं, फाइलेरिया कहते हैं, तो हाथी पांव रोग उत्पन्न होता है क्यूलेक्स के द्वारा। एडीज के द्वारा जो है डेंगू होता है भैया, और जो है एनाफिलीज के द्वारा जो है मलेरिया रोग होता है। क्या होता है? मलेरिया रोग। ठीक, तो क्या मिला आपका सही उत्तर? एडीज। डेंगू रोग को यानी कि डेंगू बुखार का वाहक एडीज होता है। ठीक, क्लियर हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। 19वां प्रश्न, टाइफाइड के रोग जनक का नाम है। भाई टाइफाइड का जो रोग जनक होता है, इसमें 4 ऑप्शन आपको मिलेगा, एस्केरिस, साल्मोनेला, प्लाज्मोडियम, अमीबा। तो इसका सही उत्तर है साल्मोनेला। साल्मोनेला ही टाइफाइड का रोग जनक होता है। इसका पूरा नाम भैया साल्मोनेला टाइफी होता है। क्या होता है? साल्मोनेला टाइफी इसका पूरा नाम है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे जो आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 20वां प्रश्न, स्तनियों का चरम विकास किस युग में हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न भैया, हर वर्ष पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, देखेंगे तो स्तनियों का जो चरम विकास का युग होता है वह मायोसीन युग होता है। क्या होता है भैया? मायोसीन युग होता है। क्लियर हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, बिल्कुल सिंपल है। क्या मिला? 21वां प्रश्न, प्राकृतिक वर्ण के संबंध में हमारी आधुनिक समझ के अनुसार योग्यतम सदस्य वे होते हैं। देखेंगे भैया क्या मिलता है कि प्राकृतिक वर्ण के संबंध में हमारी आधुनिक समझ के अनुसार योग्यतम सदस्य वे होते हैं। इसमें ऑप्शन दिया है जिनमें वातावरण के अनुसार अनुकूलन की सबसे अधिक क्षमता होती है। चलिए भैया पहला ऑप्शन हो गया। दूसरा, जो बहुत सी संतानें उत्पन्न करते हैं। भैया ये तो हो नहीं सकता। तीसरा देखेंगे जिनमें विशिष्ट वातावरणीय दशाओं का सामना करने की अधिकतम क्षमता नहीं होती है। ये भी नहीं हो सकता भैया। क्षमता होती तो हो जाता, लेकिन क्षमता नहीं है, वातावरणीय दशाओं का सामना करने की क्षमता नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। देखेंगे जिनमें वंशजों की संख्या अधिकतम होती है। भैया वंशज की संख्या अधिकतम होगी तभी ये जो है योग्यतम सदस्य नहीं माने जाएंगे। तो इसका सही उत्तर जो है भैया बिल्कुल जिनमें वातावरण के अनुसार अनुकूलन की सबसे अधिक क्षमता होती है, यानी कि पहला आंसर इसका सही है। ठीक, जो पहला विकल्प दिया गया है यही इसका सही आंसर है। समझ में आ गया भैया? क्लियर हो गया। चलिए तो क्या मिला? बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआईपी है भैया, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है प्रश्न है। क्लियर हो गया। चलिए ठीक, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? 22वां प्रश्न, उत्परिवर्तनवाद दिया था। भाई उत्परिवर्तनवाद कौन दिया? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लैमार्क ने, डार्विन ने, ह्यूगो डी व्रिज ने, वेलेस ने। तो उत्परिवर्तनवाद को आपको पहले से पता है, कौन दिया? ह्यूगो डी व्रिज। कौन दिया? ह्यूगो डी व्रिज ने। चलिए भैया अगला प्रश्न देखेंगे। 23वां प्रश्न, किसने पुष्टि की है कि डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है? भाई डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है, इस चीज को किसने पुष्टि किया है? भाई यहां पर बहुविकल्पी के रूप में भी है और इसी का अति लघुत्तरी भी मिल जाता है। समझ रहा भैया? चलिए देखेंगे इसमें। भाई प्रश्न को देख करके ही आपका जो है आंसर क्लियर हो गया। भाई आपको पता है कि किसने पुष्टि की है डीएनए का आनुवांशिक पदार्थ? भाई डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है, तो इसका आंसर क्या है? अल्फ्रेड हर्शे व मार्थो-चेज। डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है, इसकी पुष्टि अल्फ्रेड हर्शे व मार्थो-चेज ने किया। क्लियर। चलिए भैया अगला प्रश्न देखेंगे।
क्या है 24वां प्रश्न, कौन सा नाइट्रोजन क्षार डीएनए में उपस्थित नहीं होता भैया? तो आपको पता है कि डीएनए में एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन होता है। क्या होता है? एडेनिन, ग्वानिन, थायमीन और साइटोसिन होता है। साइटोसिन होता है। एडेनिन से सदैव थायमीन जुड़ी होती है और ग्वानिन से साइटोसिन, यानी कि एडेनिन से थायमीन जुड़ी होगी और ग्वानिन से साइटोसिन जुड़ती है। तो डीएनए में एडेनिन, ग्वानिन, थायमीन, साइटोसिन होता है। ठीक, तो इसमें पूछ रहा है कि वह कौन सा नाइट्रोजनीय क्षार है जो डीएनए में नहीं है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। थायमीन, भाई डीएनए में थायमीन है, और यूरेसिल, भाई डीएनए में यूरेसिल नहीं होता है। तो देखेंगे डीएनए में थायमीन होता है, डीएनए में एडेनिन होता है, डीएनए में ग्वानिन होता है, लेकिन डीएनए में यूरेसिल नहीं है। यानी कि नाइट्रोजनीय क्षार वह कौन सा नाइट्रोजनीय क्षार है जो डीएनए में नहीं है? तो वह उसका सही उत्तर है यूरेसिल। हो गया भैया। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका 25वां है, विषाणु का आनुवांशिक पदार्थ है। तो भाई विषाणु है, वायरस है, तो वायरस डीएनए न्यूक्लिक अम्ल के भी बने होते हैं और आरएनए न्यूक्लिक अम्ल के भी बने होते हैं। तो देखेंगे तो यहां पर पहला ऑप्शन दिया है डीएनए अथवा आरएनए, दूसरा दिया है केवल आरएनए, तीसरा दिया है केवल डीएनए, चौथा दिया है इनमें से कोई नहीं। तो देखेंगे भैया, विषाणु केवल आरएनए के तो बनेंगे नहीं और विषाणु केवल डीएनए के भी नहीं होंगे, ठीक ना। विषाणु डीएनए अथवा आरएनए के होते हैं। इसका सही आंसर डीएनए अथवा आरएनए के होगा। यानी कि विषाणु जो होते हैं डीएनए न्यूक्लिक अम्ल के भी बने होते हैं और विषाणु जो है आरएनए न्यूक्लिक अम्ल के भी बने होते हैं। चलिए भैया अगला प्रश्न देखेंगे प्यारे स्टूडेंट्स। बहुत सिंपल है, बहुत सरल है, देख रहे ना, बहुत सिंपल है। चलिए आगे देखेंगे 26वां प्रश्न जो आपका है, आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? भाई आनुवांशिकी का जनक हमारे सर ग्रेगर जॉन मेंडल थे। कौन थे? सर ग्रेगर जॉन मेंडल। देख रहे हैं जितना प्रश्न हम आपको बता रहे हैं भैया, जितना ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये आपके बायोलॉजी के किसी 1-2 चैप्टर से नहीं है, बल्कि आपके बायोलॉजी के पूरे चैप्टर से जो है प्रश्न छाट करके लाया गया है भैया। बिल्कुल हम आपके लिए जो है आपके बायोलॉजी की किताब के सारे चैप्टर से ऑब्जेक्टिव प्रश्न को छाट करके लाए हैं और ये सभी बहुविकल्पी प्रश्न लगातार बोर्ड एग्जाम में कम से कम 5 से लेकर के 6 वर्षों से लगातार पूछे गए हैं। इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है, काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। आपका जो अगला प्रश्न है 27वां प्रश्न, मेंडल ने अपने प्रयोग में कितने क्या बोलते भैया, विपरीतार्थ लक्षणों को सम्मिलित किया? तो क्या है? सिंपल 7। क्या भैया? 7। आपको पता है ना 7 होता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। क्या मिला? निम्नलिखित में कौन सा कथन प्रभाविता नियम के लिए सही है? तो प्रभाविता नियम के लिए देखेंगे भाई कारक जोड़े में होते हैं। चलिए ठीक, बहुत सही। दूसरा दिया है लक्षणों का निर्धारण कारक नामक विविक्त, जिसे जो है डिस्क्रीट कहते हैं, कारक नामक विविक्त इकाइयों द्वारा होता है। ये भी सही है भैया। तीसरा देखेंगे यदि कारक जोड़ों के 2 सदस्य असमान हो तो इनमें से एक कारक दूसरे कारक पर प्रभावी होता है। ये भी सही भैया। यानी कि इसका सही उत्तर उपरोक्त सभी है। इसका सही उत्तर क्या है भैया? उपरोक्त सभी है। क्लियर हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। दिया है 29वां प्रश्न, ट्यूबेक्टोमी गर्भ निरोधक की एक विधि है जो संबंधित है भैया। ट्यूबेक्टोमी,
और वैक्सेक्टोमी। थोड़ा सा समझेंगे। वैक्सेक्टोमी पुरुषों के लिए, ट्यूबेक्टोमी स्त्रियों के लिए। क्या होता है भैया? ट्यूबेक्टोमी का मतलब होता है महिला नसबंदी। बायोलॉजी एक ऐसा शब्द है भैया, बायोलॉजी में शरीर के किसी भी अंग को अगर काटा जाए, बायोलॉजी में शरीर के किसी भी अंग को अगर काटते हैं तो उसको टोमी बोलते हैं। ठीक, तो क्या किया गया? महिला के ट्यूब को काटा गया, यानी कि फाइलोपियन ट्यूब को काटा गया। क्या हुआ भैया? क्या बोलते हैं उसको? गर्भाशय के फाइलोपियन ट्यूब को काटा गया, तो उसको बोलेंगे ट्यूबेक्टोमी। हम आपको बताया ना कि क्या करते हैं बायोलॉजी में, जीव विज्ञान में शरीर के किसी भी अंग को अगर काटते हैं तो उसको काटने को टोमी बोलते हैं। तो महिला के गर्भाशय के फाइलोपियन ट्यूब को काट दिया गया तो ट्यूबेक्टोमी। और वहीं दूसरी तरफ पुरुष के जो है क्या बोलते हैं, शुक्रवाहिनी को, यानी कि वास डिफरेंस को काटा गया तो उसको बोलेंगे वैक्सेक्टोमी। क्या बोलते हैं? वैक्सेक्टोमी। तो यहां पर ट्यूबेक्टोमी मतलब महिला नसबंदी और वैक्सेक्टोमी मतलब पुरुष नसबंदी। तो यहां पर ट्यूबेक्टोमी दिया है। तो ट्यूबेक्टोमी गर्भनिरोधक की एक विधि है जो संबंधित है किससे भैया? पुरुषों से नहीं, किससे? स्त्रियों से। समझ में आ गया? चलिए भाई, इसमें दिया है केवल गर्भवती स्त्रियों के लिए, नर व मादा दोनों के लिए, तो ऐसा तो हो नहीं सकता, तो सभी स्त्रियों के लिए होता है। क्लियर हो गया? तो इसका सही उत्तर केवल स्त्रियों से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, 30वां प्रश्न। ईएमटीपी का पूरा नाम क्या है? भाई सीधी सी बात है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी क्या मिला भैया? सगर्भता का चिकित्सकीय समापन। इसका पूरा हिंदी में नाम सगर्भता का चिकित्सकीय समापन। चिकित्सकीय समापन इसका पूरा नाम है, इस तरह से। चलिए भाई, हो गया, ये इसका सही उत्तर है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या मिला? नीचे दिए गए यौन संचारित रोगों में से उस रोग की पहचान कीजिए जो विशेष रूप से लैंगिक अंगों को प्रभावित नहीं करता। भैया रोग कौन सा है? यौन संचारित रोग है, लेकिन लैंगिक अंगों को प्रभावित नहीं करता। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सिफिलिस, क्या भैया? सिफिलिस जो होता है यौन संचारित रोग होता है और क्या करता है भैया? लैंगिक अंगों को प्रभावित करता है। ठीक, सुजाक दिया है, सुजाक भी लैंगिक अंगों को प्रभावित करता है। लैंगिक मत्स्य दिए गए हैं, ये भी लैंगिक अंगों को प्रभावित करता है। लेकिन एड्स देखेंगे, एड्स एक यौन संचारित रोग है लेकिन ये लैंगिक अंगों को प्रभावित नहीं करता है, यानी कि इसका सही आंसर होगा एड्स। क्लियर हो गया भैया? चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, 32वां प्रश्न। टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन स्रावित होता है भैया। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में हर वर्ष पूछा गया है। देखेंगे तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। लीडिंग कोशिकाओं द्वारा, सर्टोली कोशिकाओं द्वारा, स्पर्मेटिड्स द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होता है लीडिंग कोशिकाओं द्वारा। क्या होता है? लीडिंग कोशिकाओं द्वारा। भाई टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन है तो टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन का स्रावण लीडिंग कोशिकाओं द्वारा ही होता है। हम आपको पढ़ा चुके हैं, समझा चुके हैं भैया, बिल्कुल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है 33वां प्रश्न। स्त्रियों में अंडोत्सर्ग नियंत्रित होता है भैया। स्त्रियों में जो अंडोत्सर्ग की क्रिया होती है वह किसके द्वारा नियंत्रित होगी? तो इसमें 4 ऑप्शन दिया है। एलटीएच, भाई एलटीएच है नहीं, बिल्कुल ठीक। एलटीएच तथा टीएसएच दिया है, ये भी नहीं। एडीएच तथा एलएच भैया, ये भी नहीं होता है। होता क्या है? एफएसएच तथा एलएच। एफएसएच का फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। एफएसएच क्या है? फॉलिकल, इसको फॉलिकल बोलते हैं ना, फॉलिकल
स्टिमुलेटिंग फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, और LH होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो यही दो ऐसे हार्मोन हैं जो स्त्रियों में अंडोत्सर्ग की क्रिया को नियंत्रित करते हैं, यानी कि सही उत्तर FSH तथा LH है। ठीक, चलिए भैया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न भैया ये। चलिए, ये सब प्रश्न जो है अति लघुत्तरी में भी पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं भैया, अगला प्रश्न आपका 34वां प्रश्न देखेंगे, जल परागित पादप का नाम है। तो भाई जल परागित पादप में देखेंगे, तो भाई जल परागित में इसमें दिया हाइड्रिला, मटर, नींबू, इनमें से कोई नहीं। तो जल में परागित होने वाला भाई हाइड्रिला एक जली पौधा होता है। तो अगर हाइड्रिला जली पौधा है तो इसमें इसके परागकणों का परागण किसके द्वारा होगा? जल के द्वारा होगा, यानी कि इसका सही उत्तर हाइड्रिला है। क्लियर? चलिए भैया, अगला प्रश्न देखेंगे, 35वां प्रश्न, द्विनिषेचन की क्रिया होती है। तो भाई डबल फर्टिलाइजेशन की क्रिया शैवाल में दिया है, कवक ऑप्शन दिया है, आवृत बीजी पादपों में दिया है, अनावृत बीजी पादपों में। तो इसमें 4 ऑप्शन है, जिसमें आपका ऑप्शन आवृत बीजी पादपों में सही है। क्लियर भैया? यानी कि जो आवृत बीजी पौधे होते हैं, जिसे मुख्य रूप से पुष्पी पौधा कहा जाता है। क्या कहते हैं? पुष्पी पौधा कहा जाता है। ठीक, तो आवृत बीजी पौधों को ही पुष्पी पौधा कहा जाता है। तो ऐसे आवृत बीजी पौधों में डबल फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, द्विनिषेचन की क्रिया होती है भैया। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 36वां, निम्न में से कौन कूट फल है? कूट का मतलब होता है मिथ्या फल, मिथ्या का मतलब होता है आभासी। चाहे कूट लिखिए भैया, या इसी को मिथ्या भी लिखते हैं, अथवा इसी को आभासी भी कहा जाता है। ठीक, तो इसमें दिया गया है सेब, अंगूर, आम, मटर। तो देखेंगे सेब ऐसा फल है जो पुष्प के क्या होता है, जननांग में सहायक जननांग अथवा पुष्प के पुष्पासन से विकसित होता है। तो पुष्प के जननांगों अथवा सहायक जननांगों, भाई यहां पर जननांग नहीं कहेंगे, सीधा सहायक जननांग कहेंगे। तो पुष्प के सहायक जननांग, जिसमें मुख्य रूप से पुष्प का पुष्पासन, तो पुष्प के पुष्पासन से विकसित होने वाला जो फल होता है वो कूट फल कहलाता है, अथवा बिना निषेचन की क्रिया से बनने वाला फल कूट फल कहलाता है, जिसमें निषेचन की क्रिया ना हुई हो, परागकण का अंड कोशिका के साथ संयुग्मन ना हुआ हो। ठीक, तो इसमें इसका सही उत्तर सेब है। चलिए अगला प्रश्न समझ लेते हैं, क्या मिला? 37वां प्रश्न, यही भैया 37 किसी टेपिटम परत का कार्य होता है। भाई क्या है? पहला ऑप्शन दिया है परागकणों का पोषण, चलिए भैया। दूसरा दिया है परागकणों का निर्माण, तीसरा है अंतःस्तर यानी कि एंडोथीलियम का निर्माण, और चौथा है परागकणों को नष्ट करना। तो यहां पर भैया इसका सही जो उत्तर है वह परागकणों का पोषण करना होता है। ठीक, किसी टेपिटम परत का जो कार्य होता है परागकणों का पोषण करना ही होता है भैया। चलिए आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 38वां 38, परागकण की वाह्यचोल किससे बनी होती भैया? तो इसमें भी 4 ऑप्शन है, सेलुलोज, पेक्टिन, स्पोरोपोलेनिन, जेंथोफिल। तो परागकण की जो वाह्यचोल बनती है वह मुख्य रूप से स्पोरोपोलेनिन से बनती है। किससे भैया? स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है। तो इसका सही उत्तर स्पोरोपोलेनिन है। चलिए अगला प्रश्न समझ लेते हैं, जो आपका अगला क्वेश्चन है, पुष्पों में कौन सा अंग स्त्री यानी कि मादा जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है? देखेंगे तो भाई सीधी सी बात है,
टेप्टन देखेंगे तो टेप्टन लघु बीजाणु ध्वनि से है, यानी कि नर जननांग से है। पराग कोष देखेंगे तो पराग कोष भी नर जननांग से है। पुमंग देखेंगे तो पुष्प का भाई पुमंग भी नर जननांग है, लेकिन जो जायांग है ये स्त्री जननांग है। ठीक, अर्थात जायांग ही मादा जनन अंग का प्रतिनिधित्व करती है। इसका सही उत्तर जायांग है। ठीक भैया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण जो है प्रश्न है भैया। चलिए अगला प्रश्न समझ लेते हैं, 40वां प्रश्न। ठीक, निभाग पाया जाता है जिसे आप चलजा कहते हैं। तो निभाग, इसमें 4 ऑप्शन है, परागकण में, बीजांड में, भ्रूणपोष में, ये सभी। तो इसका सही उत्तर है भैया बीजांड में। भाई निभाग कहां पाया जाएगा? बीजांड में ही पाया जाएगा, ओव्यूल में ही पाया जाएगा। निभाग मीन्स चलजा, चलजा जो है ओव्यूल में पाई जाती है, बीजांड में पाई जाती है। तो इसका सही आंसर भैया बीजांड है। क्लियर हो गया प्यारे स्टूडेंट्स? चले भैया, तो इस तरह से आपको जो है कुल 40 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और इसका जो है आंसर मिल गया। ठीक, और इन्हीं 40 में आपको अति लघुत्तरीय प्रश्न भी जो है आपके लिए बोर्ड एग्जाम में इसी से जो है बन करके आपको मिलेंगे। तो हमारे प्यारे स्टूडेंट्स, वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करेंगे, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और आपका कोई नया टॉपिक हो तो आप कमेंट करेंगे, हम आपके सारे टॉपिक का आंसर और सबका वीडियो जो है आपको जरूर प्रोवाइड कराएंगे। तो बिल्कुल हम आपको बता दें कि आज का जो है वीडियो है आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला भैया, और आपके पूरे बुक से लिया गया है। और अगर कोई 1-2 टॉपिक और भी छूट भी रहा होगा तो हम आपको वह जो है अगले वीडियो में आपको दे देंगे। तो बस आज इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू, धन्यवाद।